यदि हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया एक तरह से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब इसमें बहुत सारे कोशिकांग अनुपस्थित होंगे या फिर इनको हम बोल सकते हैं कि अनडेवलप्ड। ये अविकसित, एक तरह से अविकसित सेल्स होती हैं, अविकसित कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एज ए सेल हमारा वर्क करती हैं। सारी बाकी प्रोसेस होती हैं जैसे डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस या प्रोटीन की सिंथेसिस। सभी जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सभी रिएक्शंस इन कोशिकाओं में होती है। लेकिन क्या होता है, बेसिकली ये अनडेवलप्ड या अविकसित कोशिकाएं होती है। अविकसित का मतलब इसमें लगभग सभी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उससे क्या होता है कि हमारे केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों आपस में मिले रहते हैं, दोनों आपस में मिक्स रहते हैं। इसलिए कोशिका द्रव्य में होने वाली अभिक्रियाएं और केंद्रक द्रव्य में होने वाली अभिक्रियाएं दोनों एक साथ संचालित होती रहती हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये मतलब अविकसित कोशिका इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये किस तरह से जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, बैक्टीरिया की अगर हम साइज की बात करें तो बेसिकली इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, लगभग 1 माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोन मीटर तक इनका साइज होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब प्रोकैरियोटिक, ठीक, मतलब अनडेवलप्ड। इसको क्या बोल रहे हैं, अनडेवलप्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे हमारे न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक या फिर केंद्रक झिल्ली, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये इसमें अनुपस्थित पाई जाती है। इसके बाद अगर हम किसी भी तरह के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कैसी होती हैं, इसमें एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। इसलिए क्या है कि इनको हम अनडेवलप्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये, अनुपस्थित, एब्सेंट पाई जाती है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये हमारे एक तरह से अनुपस्थित या फिर अनडेवलप्ड सेल इनको बोलते हैं। ठीक है, बाकी क्या क्या होता है इसमें, जैसे हम बात करें कि इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, मीसोसोम्स पाए जाते हैं, जिससे ये हमारी रिस्पायरेशन या श्वसन का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिकीय, नॉन क्लोरोफिलस। ठीक है, नॉन क्लोरोफिल कैसा होता है, एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। इसकी जगह पे कभी कभी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उसमें इसकी जगह पे क्या पाया जाता है, हमारा बैक्टीरियोफिल पाया जाता है। क्या, बैक्टीरियोफिल मतलब जीवाणु हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, जो कि हमारा मीसोसोम से रिस्पायरेशन की प्रोसेस करता है। ये क्या कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें एक तरह से मॉडिफिकेशन हो जाता है, जो कि हमारा एक तरह से श्वसन या रिस्पायरेशन का काम करता है। इसके बाद अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जनरल स्ट्रक्चर नॉर्मली बेसिलस जो टाइप होती है उसकी हम जनरल स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, बहुत सारी वीडियो में हमारी जनरल स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेसिलस टाइप होती है। इसमें एक फ्लैजलम होता है। ठीक है, फ्लैजलम का काम होता है क्या, मोबिलिटी के लिए, मोबाइल कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये सेल या ऑर्गेनिज्म मूव करने का काम करते हैं। और क्या है, ये यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल, सर्वत्र हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अब हम बात करें कि बैक्टीरियल सेल क्या होती, तो क्या होगी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक कोशिकीय कोशिकांग होगा और इसमें क्लोरोफिल, नॉन क्लोरोफिलस होता है। नॉन क्लोरोफिलस का मतलब क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, लेकिन जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वकोशी मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स, स्वकोशी जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं,
उनमें किसी किसी में क्या होता है, बैक्टीरियोफिल पाया जाता है, जिससे ये अपना श्वसन या फिर भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर या फिर नॉन क्लोरोफिलस, इस तरह से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके बाद इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, शेप देख लेते हैं कैसी होती है। सबसे बाहर क्या होगा, आउटर सेल, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये जनरल स्ट्रक्चर किसकी, बेसिलस टाइप बैक्टीरिया की। ठीक है, बाहर क्या होगी, एक सेल वॉल होगी, मतलब कोशिका भित्ति होगी। ये कोशिका भित्ति जनरली किसकी बनी होती, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ये क्या है, सेल वॉल हो जाएगी, इसको भी बाद में देखते हैं। इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में थोड़े से मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। ठीक है, ये मॉडिफिकेशंस क्या कहलाते हैं, हमारे मीसोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या, मीसोसोम्स। इसको हम देख लेते हैं, ये क्या है, हमारे मीसोसोम है। ठीक है, ये क्या है, मीसो। ठीक है, मीसोसोम्स का मतलब ये रिस्पायरेशन, जितने भी हमारा भोजन का निर्माण होगा, श्वसन का काम होगा, तो वो किससे होगा, हमारा मीसोसोम से। ठीक है, इसके बाद इसका जो केंद्रक मतलब जो केंद्रक झिल्ली होती है वो कैसी होगी, एब्सेंट होगी। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये सब कैसा आपस में मिक्स होता है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो डीएनए होगा, वो डीएनए इस तरह से न्यूक्लियोइड फॉर्म में पाया जाता है। कैसे, हमारा न्यूक्लियोइड फॉर्म में डीएनए इसमें उपस्थित होता है। कैसा, न्यूक्लियोइड। इसके अतिरिक्त कुछ सर्कुलर हमारे डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, हमारे डीएनए। इन डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। ठीक है, प्लाज्मिड्स ये क्या इसमें काम आते हैं, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल कॉपी बनाने, मतलब जीन क्लोनिंग में, ये सारे काम में हमारा प्लाज्मिड्स आता है। इसके बाद इसमें क्या होगा, एक फ्लैजलम होते हैं। ठीक है, क्या हो गए, फ्लैजलम, जो कि हमारे किसमें, मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, फ्लैजलम। ठीक है, जिसको तंतु हम बोल सकते हैं। इसके बाद इसमें बाहर क्या होते हैं, बहुत सारे इस तरह की सीलिया टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पिली। इस तरह की स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, इसको हम पिली या प्लस इसको बोल देते हैं। ये भी किसमें पार्टिसिपेट करती है, मूवमेंट में। ठीक है, क्या है ये, PILI। ठीक है, प्लाज्मिड्स हो गया, मीसोसोम्स हो गया, और इसमें क्या है, कुछ हमारे 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या, 70S टाइप के राइबोसोम्स, जो कि इसको प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी हेल्प करते हैं। ये क्या है, हमारे राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर किसकी हो गई, हमारी एक बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया की। ठीक है, ये क्या कैसे स्ट्रक्चर है, बेसिलस बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया की या जीवाणु की, बेसिलस बैक्टीरिया। फिगर, ठीक है, इस फिगर का नाम हम क्या देंगे कि ये बेसिकली क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ठीक है, और जो हमारी बाहर होगी वो क्या होगी, सेल वॉल होती है। क्या है, ये आउटर मोस्ट जो दीवार है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति। ठीक है, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, हमारी पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। तो इस तरह से जनरल स्ट्रक्चर है। बाकी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे डाटा हमारे पुरानी वीडियो में इसके संबंधित हैं,
जिसको हम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, ठीक है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। बाकी जितने भी कोशिकांग हैं जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अब्सेंट होती हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर अनडेवलप्ड सेल्स बोलते हैं। इसके बाद इसकी हम मॉर्फोलॉजी समझते हैं। मॉर्फोलॉजी या फिर आकार की, ठीक है, मॉर्फोलॉजी या फिर आकार की बात करें तो ये आकार की या फिर मॉर्फोलॉजी क्या होती है कि इसकी बाहर की आकृति किस तरह की होती है। जैसे अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी वो कैसी है, बेसलेस, मतलब एक तरह से छोटी सी छड़ के रूप में। तो इसके आकार की क्या डिफरेंट, बहुत तरह की डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है, कभी बेसलेस होगी, कभी कोकस होगी, कभी हमारी स्टाक होगी, कभी फिलामेंटस होगी। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह की होती है। उसके विषय में हम जानते हैं कि एक किस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उनका एक तरह से जो आकार की या बाह्य स्वरूप जिसको बोलेंगे, ठीक है, बाह्य स्वरूप इसको समझ सकते हैं। पहले की बात करें, सबसे पहला क्या है हमारा कोकी, ठीक है, नंबर 1 क्या है, कोकी का मतलब एक तरह से जैसे जो गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं जिनका आकार हमारा गोलाकार होता है, ठीक है, या सर्कल की तरह होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कोकी या फिर कोकस। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसका सबसे पहले क्या है, एक तरह से कोकस है, ठीक है, कोकस का मतलब एक तरह से गोलाकार या फिर अंडाकार या सर्किल। इस तरह से अगर कोई बैक्टीरिया का आकार है, आकार की है, उसकी स्वरूप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोकस। बहुत सारे बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं इनके, वो एग्जांपल्स हम अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कोकस का मतलब एक तरह से गोलाकार। दूसरा क्या है, इसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस, डिप्लो, ठीक है, डिप्लोकोकस का मतलब, डिप्लो का मतलब क्या आता है, दो। जब दो गोलाकार हमारे जीवाणु एक साथ रहते हैं, एक साथ उनकी फॉर्म होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस। इस तरह से एक गोलाकार और दूसरा, ठीक है, दोनों एक साथ रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। डिप्लो का मतलब दो, ठीक है। इसके बाद एक तरह होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का मतलब एक तरह से जो हमारा छड़ होती है, एक यही एक लंबी छड़ के रूप में शेप होती है, ठीक है, इस तरह से ये एक लंबी हमारी छड़ के आकार के गोलाकार बहुत सारे जीवाणु एक साथ रहते हैं, तो इसको हम क्या, एक छड़ का इन्होंने रूप ले लिया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद एक और टाइप है सरसीना, ठीक है, सरसीना का मतलब कि एक तरह से हम क्यूब फॉर्म में, ठीक है, क्यूब फॉर्म जिसकी होती है, ठीक है, जिसमें एक तरह से आयतन, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इस तरह से सरसीना या सरसीनी बैक्टीरिया रहते हैं एक साथ। ये किस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी, सरसीना, ठीक है, क्यूब फॉर्म में। तो ये सरसीना हो गए। इसके बाद सरसीना के बाद एक और है जिसको हम बोलते हैं टेट्राड। टेट्रा का मतलब चार, ठीक है, जब चार कोकस बैक्टीरिया एक साथ होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। ठीक है, तो ये हो गया टेट्राड। इस तरह से ये हमारा कोकी कंप्लीट हो जाता है कि कोकस होगा, गोलाकार होगा, डिप्लोकोकस दो गोलाकार एक साथ होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस बहुत सारे एक छड़ का रूप ले लेंगे, सरसीना एक क्यूब फॉर्म में जो बैक्टीरिया होंगे उनको हम सरसीना बोलेंगे, टेट्राड। जब चार कोकस बैक्टीरिया एक साथ होंगे तो उनकी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, ये टेट्राड है। इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, उनको हम आगे धीरे धीरे समझते रहेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है। इसके बाद क्या है, बेसिलस या बेसिली जिसको बोलते हैं, बेसिली, जो जिसकी स्ट्रक्चर अभी हमने बनाई थी, ठीक है, क्या है, बेसिली।
इसके बारे में क्या है, एक छड़ के आकार, ये कैसे थे, गोलाकार थे, और बेसिली का मतलब क्या है, एक छड़ जैसे, ठीक है। उसके बहुत सारे, जैसे हमारे डिप्लोकोकस हैं, कोकस हैं, स्ट्रेप्टोकोकस हैं, इसी तरह से सेम ये बेसलस होंगे, ठीक है। तो बेसलस में क्या है कि कोको बेसलस, नंबर 1 क्या हो जाएगा, कोको। कोको बेसलस का मतलब कि कोकस गोलाकार भी होगा और छड़ आकार भी होगा, जैसे हमारे इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम बोलते हैं अंडाकार कभी कभी। ये क्या है कि एक गोलाकार भी, गोला दिखाई दे रहा है, और एक लंबा भी, तो इस तरह से ये कोको बेसलस कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हमारा बेसलस, जिसकी स्ट्रक्चर अभी हमने समझी थी। बेसलस का मतलब एक छड़ के आकार का, ठीक है, इस तरह से लगभग इस तरह का जो बैक्टीरिया हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, बेसलस, ठीक है। ये क्या है, बेसलस, एक छड़ के रूप में। तो इसके बाद डिप्लो बेसलस या डिप्लो बेसली, डिप्लो बेसली का मतलब दो बेसलस फॉर्म एक साथ जब अटैच रहेंगे, ठीक है, दो बेसलस एक साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लो बेसली, ठीक है। बाहर ये जो प्लस होते हैं पीली, जिनको बोलते हैं, जो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, ये इस तरह से पाए जाते हैं सभी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, डिप्लो बेसली। इसी तरह से स्ट्रेप्टो बेसली होगा, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोबेसिली का मतलब एक, जैसे ये छड़ हो गई ना लंबी, इसी तरह से जब बहुत सारे बेसलस एक छड़ का आकार ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबेसिली, ठीक है। इस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होगी, बहुत सारे बेसलस फॉर्म के बैक्टीरिया एक साथ अटैच रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोबेसिली, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, स्ट्रेप्टोबेसिली। इसमें बाहर क्या होंगे, बहुत सारे पीली इस तरह से होंगी, ये हो गया हमारा स्ट्रेप्टोबेसिली। इसके बाद एक तरह के पेलिसेड्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे पेलिसेड्स होते हैं। पेलिसेड्स ठीक है, अगर हमने प्लांट सेल की जो हमारे लीव्स होती हैं उनकी हमने अगर स्ट्रक्चर समझी होगी, तो उसमें पेलिसेड टेल्स होती है, सेल्स होती है। पेलिसेड्स का मतलब एक तरह से खम्भ मृदुतक सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं उसी तरह से खम्भ मृदुतक, मतलब एक खंभे की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है। खंभा किस तरह से होता है कि बेसलेस टाइप की जो सेल्स हैं एक इस तरह से आपस में जुड़ी रहेंगी, खंभे खंभे जैसी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैलिसेड्स, ठीक है। ये खंभ के तरह की हैं, खड़ी खड़ी सी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैलिसेड्स। या तो इस तरह के भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोकस हो गया, बेसिलस हो गया। इसके बाद एक्टिनोमाइसिटी जो आते हैं, ठीक है। माइसिटीज नंबर 3 क्या है, एक्टिनो, ठीक है। एक्टिनोमाइसिटीज क्या है, एक तरह से फिलामेंटस और ब्रांचिंग टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कैसी, फिलामेंटस और ब्रांचिंग, ठीक है। फिलामेंट एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। फिलामेंट का मतलब लंबा एक सा एक तंतु, और इसमें क्या होगा, हमारी ब्रांचिंग भी होगी, ठीक है, इस तरह से ब्रांचिंग जिन बैक्टीरिया में होगी उसको क्या बोले हम, एक्टिनोमाइसिटीज टाइप के बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई हमारी, एक्टिनोमाइसिटीज, एक तरह से फिलामेंटस भी है, तंतु भी है, और इसमें
ब्रांचिंग भी है। तो इस तरह से ये होगा। इसके बाद अगला क्या है, बडिंग टाइप की, ठीक है, जिसमें बडिंग बहुत सारी होती है ना, बर्ड्स, एक तरह से मुकुलन या बडिंग टाइप के बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर या उनकी आकार की, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के आते हैं, स्टाक और हाइफा, ठीक है, ठीक है, हाइफा और स्टाक। ठीक, हाइफन कैसा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होती है ना एक हाइफन की। तो वैसे ही इसकी कुछ बैक्टीरिया भी इस तरह के पाए जाते हैं, जिनको हम हाइफी बोलते हैं, ठीक है। बाहर इसमें सीलिया टाइप के पिली की स्ट्रक्चर होगी। तो ये स्ट्रक्चर क्या है हमारी, हाइफा। इसके बाद स्टाक, एक तरह से इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ये क्या है हमारी स्टाक टाइप की स्ट्रक्चर। कुछ बैक्टीरिया हमारे इस तरह के भी पाए जाते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ माइकोप्लाज्मा टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का मतलब एक तरह से होता है कि बगैर सेल वॉल के बैक्टीरिया, ठीक है, जिनको हम पीपीएलओ बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया, ठीक है, विदाउट सेल वॉल। पीपीएलओ एक अलग एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से समझेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या, जो भी हमारी सेल स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होगी, जो सेल वॉल है मतलब कोशिका भित्ति है, वो कैसी होती है, इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें नहीं पाई जाती। तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है, आकार की में। इसके बाद कुछ कॉमा फॉर्म के होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, विब्रियो होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम, कॉमा, ठीक है, कॉमा जैसी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। इसके बाद फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब तंतुमय स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद एक विब्रियो, जैसा क्या विब्रियो कॉलरा जिससे होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, विब्रियो टाइप की। इन सभी के एग्जांपल्स, कॉमा की स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारी, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना, कुछ इस तरह की कॉमा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमा शेप या कॉमा बैक्टीरिया। फिलामेंटस कैसा होगा हमारा, फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर होगी, एक तंत्र की स्ट्रक्चर होगी। इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया की संरचना भी पाई जाती है। इसके बाद विब्रियो, एक तरह से किडनी शेप जो स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। तो ये जनरली हमारे यूनिवर्सल ये बैक्टीरिया होते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की जनरल स्ट्रक्चर हो सकती है। जैसे कुछ फोकस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ बेसिलस टाइप के होते हैं, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, बडिंग होंगे, माइकोप्लाज्मा होंगे, कॉमा शेप होगी, या फिर फिलामेंटस होंगे, या फिर विब्रियो टाइप। इसके अतिरिक्त भी बहुत तरह के हमारे बैक्टीरिया की शेप या उनकी आकार की या मॉर्फोलॉजी भी पाई जाती है। इसके बाद इनका न्यूट्रिशन समझते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है कि जिससे एक बैक्टीरिया सेल बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करती है, ठीक है, अपना डिवाइडेशन करती है, अपना विभाजन करेगी और अपना गुणन करती है। तो उसको क्या बोले हम, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। जो मेन तत्व है वो क्या है, वाटर, ठीक है, पानी, ठीक है। पानी से क्या है कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। वो वाटर सॉल्युबल इस न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारे सेल वॉल में या फिर बैक्टीरियल सेल में एंट्री करते हैं, और जितने भी पोषक तत्व इसी वृद्धि से संबंधित होते हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो सभी इस पानी के माध्यम से ही बैक्टीरिया अवशोषित करता है। इसके बाद इसको कार्बन सोर्स की आवश्यकता होती है, ये कार्बन सोर्स की आवश्यकता होगी, कुछ नाइट्रोजन सोर्सेस की आवश्यकता होती है। इसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक लवण की इस बैक्टीरियल सेल के लिए ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद
हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा वाटर है इसी के द्वारा सभी मॉलिक्यूल्स, सभी न्यूट्रिएंट्स एंट्री करते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक, वाटर इज द व्हीकल ऑफ एंट्री ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं वो इसी पानी के माध्यम से इसमें एंट्री करते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं, किसके द्वारा, हमारे एलिमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारे अनावश्यक तत्व होंगे वो इस पानी के माध्यम से ही एलिमिनेट होते हैं और एंट्री किसके माध्यम से होंगे, पानी के माध्यम से ही सभी पोषक तत्व ये एंट्री करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पानी है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए, हमारा न्यूट्रिशन के लिए, किसकी, बैक्टीरियल सेल के पोषण के लिए सबसे जो आवश्यक तत्व क्या है वो है पानी। पानी के द्वारा ही कार्बन सोर्स जाएगा, पानी के द्वारा ही नाइट्रोजन सोर्स जाएगा, पानी के द्वारा ही इनऑर्गेनिक साल्ट जो भी उसके आवश्यक होंगे वो पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद जितने भी हमारे बेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, मतलब बेस्ट मटेरियल्स जो भी हमारे उसमें सेल में फॉर्मेशन होंगे बैक्टीरियल सेल में, वो सभी इस पानी के द्वारा ही बाहर निकलेंगे। ठीक है, जीवाणु के हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या बाहर की आकार की थी, और क्लासिफिकेशन क्या है, इनके हम डिफरेंट आस्पेक्ट पे, जैसे उनका न्यूट्रिशन किस तरह से प्राप्त होता है उसके आधार पे हम इनका क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ हमारे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम एरोबिक बोलते हैं। और कुछ हमारे कभी कभी बैक्टीरिया क्या है कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी काम करते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ हमारे लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो इस तरह से हम उनको डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स वो क्या है कि वो हम न्यूट्रिशन के आधार पे उनका वर्गीकरण करते हैं। तो न्यूट्रिशन के आधार पे उनका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब पोषण किस तरह से प्राप्त करता है उसके आधार पे भी हम इन जीवाणुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन क्या है, इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स और एक हमारा हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा हेटरोट्रॉप या हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या फिर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर हमारा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक या फिर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक क्या है कि इस तरह के बैक्टीरिया क्या अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अपना पोषण, ठीक है, पोषण या फिर भोजन क्या करते हैं, ये स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, स्वयं बना के अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स क्या, ये विषम परिस्थितियों में दूसरों से, नॉर्मली दूसरों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे मटेरियल हो सकते हैं, दूसरों पर आश्रित। इनको समझते हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्योंकि हमने क्या समझा था कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें हमारा बैक्टीरियोफिल पाया जाता है। जिनमें बैक्टीरियोफिल पाया जाएगा वो क्या कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना लेंगे।
ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसी तरह से इनको हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो हमारा फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें क्या पाया जाएगा, बैक्टीरियोफिल। ठीक है, क्या पाया जाता है हमारा, बैक्टीरियोफिल। बैक्टीरियो इसके स्थान पर, क्लोरोफिल के स्थान पे। ठीक है, तो इसलिए भोजन अपना स्वयं बना लेंगे। एक फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा क्या है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप, CHEMO, कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब ये केमिकल रिएक्शन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, CHEMO को कीमो ऑटोट्रॉप्स। इसके एग्जांपल, अगर हम फोटो ऑटोट्रॉप क्या बैक्टीरियोफिल है, तो ये भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रोमैटियम। ठीक है, एग्जांपल क्या है, क्रोमैटियम। क्रोमैटियम है और रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोस्पिरिलम और क्रोमैटियम किसके एग्जांपल है, ये हमारे फोटो ऑटोट्रॉप के। ठीक है, इसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप क्या है कि केमिकल रिएक्शन के ऑक्सीडेशन से या उनके रिडक्शन से ये अपनी एनर्जी या अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से अपना ये पोषण प्राप्त करते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को ये अपने पोषण के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसोमोनास। क्या है, नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, ये नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं, हमारा जो भी नाइट्रोजन का एसिमिलेशन होता है या नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनके ऑक्सीडेशन से ये क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम हेटरोट्रॉप्स की बात करें, तो हेटरोट्रॉप्स क्या है, हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक पैरासाइट, सिम्बायोटिक और हमारा सैप्रोफिटिक। ठीक है, इनको हम तीन भागों में कौन कौन से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, पैरासाइट। पैरासिटिक बैक्टीरिया जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, पैरासिटिक का मतलब एक तरह से आश्रित, दूसरे जीवों पे आश्रित रह के या दूसरों जीवों से अपना पोषण उन पे रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। और ये क्या, इनकी खासियत क्या होती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, हम पैरासाइट बोलते हैं, जो कि टोटली दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, माइकोबैक्टीरियम। इसका एग्जाम्पल क्या है, माइकोबैक्टीरियम। जो बैक्टीरिया है वो कैसा है, हमारा पैरासिटिक बैक्टीरिया। और ये क्या है कि ये दूसरे पे डिपेंड रह के अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, ये दूसरे को जिससे भोजन प्राप्त करेगा उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद दूसरा क्या है, हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु क्या, राइजोबियम होता है। ठीक है, राइजोबियम क्या करता है, हमारा जितने भी दलहनी क्रॉप्स हैं, पल्स क्रॉप्स, उन पल्स क्रॉप्स की जो नोड्यूल्स हैं उसमें अपना स्थान अपना रहता है और उनके लिए क्या, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मतलब एक तरह से सहजीवन करता है, किसके साथ, हमारा नोड्यूल्स के साथ, जितनी भी हमारी पल्स क्रॉप्स है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला थर्ड क्या है, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब मृतोपजीवी।
सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एक तरह से अपना जो पोषण है वो कैसे प्राप्त करेगा, मृत पदार्थों के उनके विखंडन से, उनके अवशोषण से ये अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, सैप्रोफिटिक या फिर मृतोपजीवी जीवाणु। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, लैक्टोबैसिलस, LACTO, लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो कैसा है, सैप्रोफिटिक। तो इस तरह से ये हम इनको पोषण के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप या हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब भोजन ये अपना स्वयं बना लेते हैं, हेटरोट्रॉप्स ये दूसरों पे आश्रित रहते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक फोटो ऑटोट्रॉप जिनमें बैक्टीरियोफिल पाया जाता है, वो बैक्टीरियोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, इसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या, कुछ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अपक्रियाओं के जो ऑक्सीडेशन या उनके अपचयन से, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, उनके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करेगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, रसायन संश्लेषी जिसको बोलेंगे, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इसके बाद हेटरोट्रॉप मतलब डिफरेंट माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसमें पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और हमारा सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक में क्या, माइकोबैक्टीरियम आएगा एग्जांपल, सिम्बायोटिक सहजीवी में राइजोबियम आता है और सैप्रोफिटिक में लैक्टोबैसिलस आएगा। इसके बाद हम डिफरेंट इनकी क्लासिफिकेशन समझते हैं। इनका क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट के नाम पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया, साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम्स, हैंस क्रिश्चियन ग्राम्सी। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे इसको हम क्लासिफाई किया है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, किसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनको क्लासिफाई किया गया था, और दूसरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ जो हैंस ग्राम थे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने जीवाणु को दो वर्गों में डिवाइड किया था, एक ग्राम पॉजिटिव में और दूसरा ग्राम निगेटिव में। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में क्या था कि एक हमारी डाई होती है क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट जो डाई थी, इस डाई से इन्होंने कलर किया था और ये पाया था कि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी बैक्टीरिया किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की सेल वॉल की बनी होती है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो सेल वॉल है, ये क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब कर लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत मोटी एक थिक लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ठीक है, इसमें क्या था कि क्रिस्टल वायलेट जो डाई है, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट डाई थी, तो ग्राम पॉजिटिव में क्या था कि वो स्टेनिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, और स्टेनिंग के बाद क्या कि एक तरह से ब्लू या फिर पर्पल कलर ये शो करता है। ठीक है, किस कलर में, ब्लू या फिर पर्पल, ये चेंज हो जाती है। ठीक है, स्टेनिंग के बाद, डी स्टेनिंग के बाद। तो जो क्रिस्टल वायलेट कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि इसकी जो लेयर्स है ये मल्टी लेयर होती है। ठीक है, जिस सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल वॉल जो अभी हमने समझा था कि जो जीवाणु कोशिका होती है उसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन क्या है कि वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन इस क्रिस्टल वायलेट के लिए, क्योंकि वो एक जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो थिक मोटी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो मल्टी लेयर्ड होती है, ये मल्टी लेयर्ड सेल वॉल, जो कि ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, स्टेनिंग हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से इसके हम डिफरेंसेस भी देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल वायलेट को कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टेनिंग हो जाता है, जिससे उसके हम क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद इसके अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे विब्रियो, जो विब्रियो बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरा, वो क्या है हमारा ग्राम 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 नेगेटिव, ठीक है, क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन जो हमारा बेसिलस है ये क्या ऐसा है, ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, बेसिलस। बेसिलस हो गया, या फिर हमारा माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइको BACTRIUM, माइको बैक्टीरियम, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम हो गया, ये क्या है हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होगा, ये सब कैसे होते हैं हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इसकी जो लेयर होगी मल्टी लेयर्ड थिक सेल वॉल होगी, ठीक है, थिक सेल वॉल, तभी ये क्रिस्टल वायलेट नामक जो डाई है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें तो ये क्या है कि ब्लू पल्प जो क्रिस्टल वायलेट है, क्रिस्टल वायलेट जो डाई है, इस डाई को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, और ये हमारा क्या करेगा, ब्लू कलर या फिर पर्पल कलर शो नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा थिन लेयर के होंगे। थिन लेयर मतलब एक पतली लेयर होगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एस्टोबैक्टर, विब्रियो, ठीक है, या फिर ई कोलाई। ये सब कैसे एग्जांपल है हमारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के, ठीक है। ई कोलाई कैसा होता है हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद हेलिकोबैक्टर साल्मोनेला, ये सब कैसे हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। तो हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने एक क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि क्रिस्टल वायलेट जो डाई होती है उससे इनको स्टेन किया था, स्टेनिंग डी स्टेनिंग करी थी। तो जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस क्रिस्टल वायलेट को, और ब्लू या फिर पर्पल कलर में ये चेंज हो जाता है, मल्टी लेयर्ड होगा, थिक सेल वॉल होगी। और इसके एग्जांपल्स बेसिलस या माइकोबैक्टीरियम या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद ग्राम नेगेटिव में क्या है कि जो क्रिस्टल वायलेट डाई है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और ये ब्लू या फिर पर्पल कलर में चेंज नहीं होते। थिन लेयर होगी इसकी, एसिटोबैक्टर, विब्रियो, ई कोलाई, ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई या फिर साल्मोनेला, ये सब कैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद इनका हम ऑप्टिमम पीएच के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन देखें, ऑप्टिमम पीएच ग्रोथ पे, ठीक है। एक ये क्लासिफिकेशन हो गया। फिर इसके बाद क्या है कि पीएच ग्रोथ पे, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच ग्रोथ, किस तरह के पीएच मान पे ये हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एसिडोफाइल। एसिडोफिलिक या फिर एसिडोफाइल बैक्टीरिया जिसको बोलेंगे, या एसिडोफाइल्स बोल सकते हैं, ठीक है, एसिडोफाइल्स में क्या है कि ये लो पीएच मान पे वर्क करते हैं। किस पे, हमारा लो पीएच वैल्यू पे ये काम करते रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, थायोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि ऑप्टिमम पीएच पे ग्रोथ के आधार पे इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 एसिडोफाइल्स, नंबर 2 क्या है हमारा एल्क्लोफाइल्स, एल्कलीफाइल्स का मतलब ये हमारा लगभग पीएच 8.2 के आसपास ये वर्क करते हैं। पीएच वैल्यू कितनी, 8.2 के आसपास ये एल्कलीफाइल्स काम करते हैं, ठीक है। जैसे विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलरा क्या है, ये हमारा 8.2 पीएच के आसपास ये हमारा काम करता रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, न्यूट्रोफाइल्स,
ठीक है। न्यूट्रोफाइल्स में क्या है, PHYLES या PHIELS। ठीक है। न्यूट्रोफाइल्स में क्या है कि पीएच वैल्यू लगभग 6.5 से 7.5 पीएच वैल्यू के आसपास ये काम करते हैं। जैसे हमारा जो एग्जांपल है इसका एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई जिसको बोलते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई। तो इस तरह से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और पीएच ग्रोथ पे एसिडोफाइल, एल्कलीफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स। ठीक है। एसिडोफाइल्स का थायोबैक्टीरिया या फिर ये लो पीएच पे काम करते हैं। एल्कलीफाइल्स में लगभग 8.2 के आसपास ये काम करते हैं, मतलब बेसिक मीडियम में ये हमारे जीवित रहते हैं। इसके बाद न्यूट्रोफाइल्स क्या लगभग न्यूट्रल के आसपास, 7 के आसपास, 7 पीएच के आसपास ये काम करते हैं, जैसे ई कोलाई। इस तरह से इनका हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया। एक क्लासिफिकेशन और है एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है। एरोबिक क्या है कि मोस्टली सभी जितने भी बैक्टीरिया हैं सभी कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं, सभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम करते हैं। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है। जीवाणु के क्लासिफिकेशन के बारे में क्या था कि इनको हम डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन के आधार पे या फिर एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस अब्सेंस में इनका क्लासिफिकेशन, जैसे एरोबिक बोला था और एनारोबिक बोला था। इसके बाद थर्मोफिलस या फिर मीजोफिलस, मतलब टेम्परेचर के आधार पे इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी क्या समझते हैं, ग्रोथ। इनकी ग्रोथ क्या है, नॉर्मली जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव ग्रोथ इनकी होती है। ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, नॉर्मली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो इसी को समझते हैं कि इनमें जीवाणु में किस तरह से इनकी ग्रोथ होती है। एक ग्रोथ इस ग्राफ होता है, उस ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो इनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नॉर्मली कैसे होती है, बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन के माध्यम से इन बैक्टीरिया की जीवाणु की ग्रोथ होती है। इसके बाद कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनकी ग्रोथ के लिए। वो नॉर्मली ग्रोथ के लिए नहीं होता है कि एक तरह से चेंजमेंट होता है किसका, डीएनए का। जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन होता है, ट्रांसडक्शन होता है, उसको हम अलग समझेंगे। लेकिन अभी क्या है, ये ग्राफ के माध्यम से इनकी फिजन के बारे में, ग्रोथ के बारे में समझते हैं। ठीक है। इसको हम 4 फेज में इसकी ग्रोथ को डिवाइड कर सकते हैं। एक लैग फेज होती है, एक लॉग फेज होती है और एक स्टेशनरी और डिक्लाइन फेज। ठीक है। एक नंबर 1 क्या, लैग फेज। नंबर 2 क्या है, लैग फेज। नंबर 2 क्या था, लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। और थर्ड क्या था हमारा, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। और फोर्थ कौन सी फेज है हमारी, डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज मतलब एक तरह से कमी हो जाती है। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ग्राफ इसका हम टाइम के हिसाब से बनाते हैं, टाइम के अपोजिट। ठीक है। ये क्या है, टाइम, और ये क्या, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, या फिर हम इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं, या फिर सेल पर ml बोलेंगे। ठीक है। सेल पर ml, कि 1 ml में कितनी कोशिकाएं। तो इसका ग्राफ क्या है कि लैग फेज ये वाला हो जाएगा, ये लॉग फेज हो जाता है, ये हमारा स्टेशनरी फेज, और ये डिक्लाइन फेज। तो इस तरह से इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये कौन सी फेज हो गई हमारी, लैग फेज। ठीक है। ये क्या है, लॉग। ये क्या, स्टेशनरी। और ये क्या, डिक्लाइन। ठीक है। इसको समझते हैं कि जो लैग फेज है, ठीक है, लैग फेज में क्या है कि इसमें जो सेल्स हैं वो नॉर्मली क्या है, तो उनका साइज या वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है। इसमें लैग फेज में क्या होगा, हमारा जो सेल का साइज है या वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशन ये हमारी कोशिका प्राप्त करेगी और अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी। ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ाएगी तो इसकी नंबर ऑफ सेल्स में डिवीजन नहीं होगा। अभी
कोई भी डिवीजन, किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होगा और उनकी ग्रोथ नहीं होगी, केवल वॉल्यूम अपना आयतन बढ़ाएगी। जब आयतन बढ़ जाएगा इसके बाद क्या होगा, फिजन के द्वारा ये डिवाइड हो जाएगी। तो दूसरा फेज है लॉग फेज। इस लॉग फेज में क्या होता है, ये नंबर में डिवाइड करती है, ठीक है। डिवाइडिंग इन नंबर्स, एक तरह से दूसरे क्या है कि सबसे पहले इसको अगर हम न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रोथ करें तो सबसे पहले कोई भी सेल क्या है अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी, फिर वॉल्यूम बढ़ाने के बाद जो भी न्यूट्रिशन वहां पे प्राप्त है उस न्यूट्रिशन के माध्यम से अपनी नंबर संख्या में बढ़ाएगी, ठीक है, अपनी संख्या में वृद्धि करेगी। तो क्या है कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, इसमें क्या है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो स्टेशनरी फेज है इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया, ठीक है, इनका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इसके बाद इन्हों अपनी संख्या में भी वृद्धि कर ली। जब संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो जो स्टेशनरी फेज है इसमें ना तो सेल्स की मतलब सेल्स की जो डेथ होगी और सेल्स की नए सेल्स की जो डिवाइडिंग होगी, नए सेल्स की बनने की जो प्रक्रिया होगी और जो सेल डेथ है, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगी, इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगी, ठीक है, क्या होगी इक्विलिब्रियम स्टेज पे, ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स की जितनी डिवाइडेशन होगा, मतलब डिवाइडेशन बराबर किसके होगा हमारा सेल डेथ के। जितनी सेल हमारी बनेंगी डिवाइड होंगी उतनी ही सेल मरेंगी। तो ये क्या एक तरह से इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, एक तरह से इक्विलिब्रियम का मतलब जितने बनेंगे उतने ही मरेंगे, ठीक है, बराबर स्टेज। और ये क्या इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पोरलेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जितने भी बैक्टीरिया स्पोर के माध्यम से अपना डिवाइड होते हैं या उनकी संख्या इंक्रीज करते हैं तो उनमें स्पोर के फॉर्मेशन हो जाएंगे। इसके बाद क्या है यहाँ पे क्या सब एक्टिविटी इनकी मैक्सिमम होगी, लेकिन इनकी एक्टिविटी कैसी होती है यहाँ पे सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पे होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जैसे न्यूट्रिएंट मीडियम कम होगा और वैसे वैसे सेल डेथ के माध्यम से इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और ये संख्या में कमी आ जाएगी इनकी, ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन डिक्रीज, ठीक है, ड्यू टू सेल डेथ। ठीक है, कोशिकाओं के डेथ के कारण, उनके इनएक्टिविटी के कारण या इनएक्टिवेशन के कारण उनकी पॉपुलेशन में कमी हो जाएगी या फिर ऑटोलाइसिस के माध्यम से ये सेल मर जाएंगी और ये डिक्लाइन फेज कहलाएगी, ठीक है। इस तरह से कि हम सेल ग्रोथ को समझ सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग जो लैग फेज क्या है, वो लैग फेज में केवल जो भी कोशिका है वो हमारी केवल जो संख्या में मतलब अपने आयतन में वृद्धि करती है। आयतन का वृद्धि का मतलब एक तरह से डिवाइडेशन के लिए जब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स मतलब डिवाइडिंग के लिए तैयार होना, डिवाइडिंग के लिए तैयार होने से पहले क्या है हमारा वॉल्यूम पर्याप्त होना चाहिए, ठीक है। फिर जब डिवाइड हो जाएगी एक सेल से दो, दो से चार, इस तरह से इनकी जो एक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा कहाँ स्टेशनरी फेज पे सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसमें सभी जितने भी न्यूट्रिएंट मीडियम है जिनकी एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी और यहीं पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद जो डिक्लाइन फेज होगी वो सेल डेथ या फिर ऑटोलाइसिस के कारण इनकी सेल डेथ या संख्या में कमी आ जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ हो गया। इसके बाद इनकी जो ग्रोथ को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जैसे हमारा पीएच वैल्यू हो गई, ठीक है। कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पीएच वैल्यू हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, मॉइस्चर हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, ये सभी कारक क्या है कि इनकी ग्रोथ के लिए प्रभावित करते हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। इसके बाद एक साल्ट कंसंट्रेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स,
साल्ट कंसंट्रेशन। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं कि इसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हमारे प्रभावित करने का काम करते हैं। इस तरह से जीवाणु के विषय में हो गया कि जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, नॉन क्लोरोफिलस होती है, ठीक है। इसमें मोस्टली जितने भी कोशिकांग हैं वो सभी अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद हमने इनका मार्फोलॉजी के बारे में समझा कि कौन से कोकस होते हैं, कौन से डिप्लोकोकस हैं, कौन से बेसिलस हैं, कौन से स्ट्रेप्टोबैसिलस, कौन से एक्टिनोमाइसेटीज हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्लासिफिकेशन में समझा कि न्यूट्रिशन के आधार पे इनको हम बांट सकते हैं या फिर पीएच वैल्यू के आधार पे बांट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी सेल ग्रोथ के बारे में समझा कि इनकी किस किस तरह से सेल ग्रोथ होती है बाइनरी फिजन के माध्यम से। और इसके बाद क्या बचा है कि हमारा इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन का नॉर्मली क्या तरीका, बाइनरी फिजन वेजिटेटिव होता है, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन, ये भी इनके द्वारा डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको हम अलग से समझेंगे।